हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में अपियर हो रहे हैं तो उनका तो आजकल बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा होगा। एग्जामिनेशन या तो चल रहे होंगे या आने वाले होंगे। हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि असली लड़ाई आपकी जो है वो क्लास 12th के बाद शुरू होने वाली है, पर रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, आपको आता है। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन बेसिक्स में भी आपको इम्पॉर्टेंट मिलेंगी। उनको समझना बहुत ज़रूरी है, तब हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। मैं सारे तरह के कॉम्बिनेशन कवर करने वाला हूँ, जितने तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और जितने मेथड्स उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली मैं मिक्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं वो सारा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। मे बी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। 3 रेजिस्टेंसेज हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं और ये एक V वोल्ट की बैटरी है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को अब इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें I करंट फ्लो हो रही है। अब आपको मालूम है कि करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ, तो डेफिनेटली यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट जाएगी वो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू फ्लो होते हुए फाइनली नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट होगी। हालांकि टर्मिनेट तो सेल के अंदर भी ट्रेवल करेगी, ये पॉजिटिव पे जाकर टर्मिनेट होगी, पर ये करंट है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंसेस में एक जैसी करंट है, ठीक है। इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर ओम्स लॉ की बात करूं, V इक्वल्स टू IR, ये आपका ओम्स लॉ का रिजल्ट है। तो इसके हिसाब से अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखूं तो क्या आएगी, IR1। इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी IR2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी IR3। तो एक चीज़ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्लियर है कि इसमें क्या होता है। पहली चीज़ कि करंट सेम होगी, करंट सेम। जितने रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे उन सब में करंट एक जैसी होगी, पहली बात। दूसरा कि वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। और ये डिवाइड भी कैसे होती है इसको भी देखेंगे। तो वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। अब अगर यही वोल्टेज इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है तो इन तीनों को ऐड कर दूं तो नेट वोल्टेज आ जाएगी। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मैं लिख सकता हूं। और V1 V2 V3 लिखे हुए हैं, तो ये V1 हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ये आपका V1 V2 V3 हो गए। अब ये है नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज के साथ क्या आएगा, नेट करंट। और नेट रेजिस्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, मुझे मालूम है ये सब छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। ये हो गया। अब अगर मुझे V1 चाहिए, ठीक है, तो V1 क्या आएगा, V1 आएगा I इंटू R1। अब सवाल है कि I क्या होगा, तो I होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। इस सर्किट की जो टोटल करंट है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, नेट वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा ये आएगा V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपकी करंट आ रही है सर्किट की। तो V1 कितना होगा इस हिसाब से, ये हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I। ये V1 हो गया, सॉरी इंटू V, नॉट I, इंटू V की I की वैल्यू हमने रिप्लेस की तो V आएगा। तो ये V1 हो गया। इसी तरह से अगर आप V2 फाइंड करते हैं, क्या आएगा, ये आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V एंड सो ऑन। ऐसे ही V3 भी आ जाएगा। तो क्या सीखा कि वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पे मैं ऐड कर देता हूं, इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं
और इनको आपने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है। अब मुझे इनका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, V1 V2 V3 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं दो तरह से ये काम कर सकता हूँ कि आप सबसे पहले करंट निकाल लीजिए सर्किट की। तो अभी जैसे मैंने कहा सर्किट की करंट क्या होगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज आपकी 6 है, और क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1 दैट इज 6 अगेन। तो ये कितना आएगा, 1 एम्पियर। तो इस करंट आपकी 1 एम्पियर आ गई। अब ये करंट इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो हर रेजिस्टेंस की वोल्टेज मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो 3 वाले की वोल्टेज अगर मैं V3 लिखूँ तो क्या आएगी, I दैट इज़ 1 इंटू R1 दैट इज़ 3। तो ये कितनी आएगी, 3 वोल्ट। ऐसे ही अगर 2 वाले की वोल्टेज निकालनी हो, 2 ओम वाले की, तो 2 ओम के लिए वोल्टेज आएगी, करंट हो गई 1 और वोल्ट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2 वोल्ट। ऐसे ही 1 वाले की भी फाइंड कर लूँगा, या तो ऐसे कर लीजिए या सीधा सीधा ये लगा दीजिए डायरेक्टली। तो जैसे V3 वाले के लिए मुझे V चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टोटल वोल्टेज हो गई 6 R अपॉन दिस, यानी 3 अपॉन 3 + 2 + 1, ये तो 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया, 3 वोल्ट। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि जितने रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे सबकी करंट सेम होगी, पहली बात, वोल्टेज डिफरेंट होगी, दूसरी बात, हाँ अगर सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है तो वोल्टेज भी सेम हो जाएगी, वो अलग बात है, पर वोल्टेज डिवाइड होती है, ये ध्यान रखिएगा। सीरीज में जितने रेजिस्टेंसेस होंगे तो वो उन सब में वोल्टेज डिवाइड होगी। कौन सी वोल्टेज, जो वोल्टेज आपने अप्लाई की है, और वो वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होती है। और अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर से आप देखिए 3 रेजिस्टेंसेज हैं, R1 R2 R3। ये आपने बैटरी लगाई है 20 वोल्ट की, यहाँ से एक करंट आ रही है बैटरी से, I एम्पियर की करंट आ रही है, और ये करंट जब यहाँ आएगी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। I1 करंट इसमें जा रही है, I2 इसमें जा रही है, I3 इसमें जा रही है, ठीक है। तो इस बार पैरेलल में हम देख रहे हैं कि करंट इन तीनों में डिफरेंट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट डिफरेंट होगी, और यहाँ पे फिर वही बात है कि अगर ये रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं तो फिर ये तीनों करंट भी सेम वैल्यू की आएंगी, लेकिन ये वाली करंट डिवाइड होगी। अगर ये रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, और अलग अलग वैल्यू की है तो अलग अलग आएगी। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि करंट इनमें डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन इनके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो सेम आएगी, सेम वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और वो इतनी ही होगी, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंसेस बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये दो ना होते, अगर अकेला ये होता तो इसके अक्रॉस क्या होती, V। अगर ये अकेला होता तो क्या होती, V। तो पैरेलल में इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज V। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन का उल्टा है। तो एक तो ये बात है। अब यहां मैं लिख सकता हूं I = I1 + I2 + I3, क्योंकि करंट डिवाइड हुई है इसमें, ठीक है। यहां से अगर देखूं तो I = V/R, ओम्स लॉ। तो I1 को मैं लिख सकता हूं V/R1, ऐसे ही I2 को V/R2 और I3 को V/R3, इसलिए कि तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V। तो ये करंट कितनी हो जाएगी, V/R1, ये वाली V/R2, ये वाली V/R3, और ये क्या है, नेट करंट। तो नेट यानी टोटल करंट के साथ टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आएगा V/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आपको 1/R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और इसको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये फाइनली आ जाएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 + R2 R3 + R3 R1। ये आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक और बात, अब मान लीजिए मुझे इस करंट की वैल्यू चाहिए, ये करंट की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा। तो इस सर्किट की टोटल करंट क्या होगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये होगी। दिस इज द करंट इन टोटल करंट सर्किट की। अब मुझे I1 चाहिए, ठीक है। तो I1 मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो मुझे मालूम है I1 R1 = I2 R2
इज इक्वस टू I3R3 इज इक्वस टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब ये मैंने क्या लिखा, I1R1 मतलब ये, I2R2 मतलब ये, और I3R3 मतलब ये, और I इंटू आर इक्विवेलेंट मतलब ये। अब ये तीनों सेम है, ये भी V, ये भी V, ये भी V और ये भी V। अब इस V के साथ आएगा I1R1, इसके साथ I2R2, इसके साथ I3R3 और इसके साथ I और R इक्विवेलेंट टोटल। तो ये रिलेशन आ रहा है। अब मुझे चाहिए I1, तो मैं इनको इक्वल कर देता हूँ। तो क्या आएगा, I1R1 इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से I1 कितना आएगा, I अपॉन R1, और R इक्विवेलेंट कितना आया था आपका, R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, जिसमें ये R1 R1 कैंसिल हो जाएगा, ये I1 आ गया। बिल्कुल सिमेट्रिकली अगर आप I2 फाइंड करेंगे तो यह आएगा I R1 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और ऐसे ही आप I3 फाइंड कर सकते हैं। और याद रखना भी आसान है। आप देखो I1 की जब आप बात कर रहे हैं तो I1 कितना आया आपका, R2 R3 अपॉन दिस, यानी I1 के साथ R1 नहीं आ रहा है, I2 के साथ R2 नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एक जैसा आ रहा है। न्यूमरेटर में अगर I1 फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में R1 नहीं आ रहा है, I2 फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में R2 नहीं आ रहा है, बाकी डिनोमिनेटर एक जैसा है। करंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि करंट गेट्स डिवाइडेड, डिफरेंट की जगह भी मैं ऐसे लिख देता हूं कि करंट गेट्स डिवाइडेड, करंट डिवाइड हो जाती है, एंड इन द रेशियो, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर दो ही रेजिस्टेंस होते, तीन का केस तो हमने देख ही लिया, अगर मान लीजिए दो ही होते कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लो 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, यहाँ से एक करंट आती है I। अब मुझे इसको और इसको भी हम कुछ ले लेते हैं कि मान लीजिए 6 एम्पियर करंट है। अब ये डिवाइड होगी I1 I2 में, और मुझे I1 I2 चाहिए। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो I1 को अगर मैं इस रेजिस्टेंस को R1 मान लूँ और इसको R2 मान लूँ, तो I1 कितना होगा। अब I1 के साथ R1 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, मतलब ये रेशियो आएगा इनटू I। ऐसे ही अगर आप I2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, R2 के साथ, I2 के साथ R2 नहीं आएगा, R1 आएगा डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये आपकी करंट आ जाएगी दोनों में। तो इसीलिए मैंने वहां लिखा है कि करंट गेट्स डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो उल्टे रेशियो में डिवाइड हो रहा है। जैसे इसकी करंट चाहिए तो दिस अपॉन दिस आ रहा है, R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर ये वाली करंट चाहिए, ये वाली तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड होती है। तो ये सीरीज और पैरेलल आपको थोड़ा बहुत तो आता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन डिस्कशन है मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वहां क्या क्या हमें सीखना है ये आप देखिए। तो अब यहां से आगे का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीरीज पैरेलल वाला तो मैंने थोड़ा सा जल्दी बताया, इसलिए कि वो थोड़ा बहुत आता ही होगा आपको। तो अब ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 2 ओम है और इसमें 3 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है। और ये वाला एंड जो है वो 10 वोल्ट पे है। बी पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए हमें बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि हम हमेशा क्या कहते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई टू लो जाती है। अब सवाल है कि करंट का ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। अब सवाल है कि यहाँ आते आते पोटेंशियल लो हुआ क्यों। तो ये जो पोटेंशियल लो हुआ है बी पॉइंट तक आते आते, वो इस रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का अपोज करता है, और करंट जा रही है मतलब चार्ज जा रहा है। जब चार्ज यहां से यहां जाएगा तो इस रेजिस्टेंस को फेस करेगा, या इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आगे जाना पड़ेगा इसको। और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आगे जाने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी एनर्जी, जो एनर्जी इसने इस पॉइंट पे गेन की थी आगे बढ़ने के लिए, उस एनर्जी का एक पार्ट इस रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप।
और पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है V=IR। तो कितनी करंट जा रही है 3 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 3 × 2 6 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर यहाँ 6 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो 10 - 6 यानी ये पॉइंट आपका 4 वोल्ट पे होगा। एक बात, अब आप सोचेंगे मैंने आपको ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, 3 एम्पियर की करंट आ रही है और ये पॉइंट आपका 10 वोल्ट पे है, सेम सिचुएशन। लेकिन अगर मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, तो मैंने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया ये, और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, मैं मान के चल रहा हूं इस वायर का रेजिस्टेंस 0 है, नो रेजिस्टेंस। और करंट के लिए एक बात और बोली जाती है क्या, कि करंट ऑलवेज प्रिफर्स लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा उस रास्ते से जाना चाहती है जहां रेजिस्टेंस कम हो। बात बड़ी सिंपल है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है, तो डेफिनेटली करंट उस रास्ते को प्रिफर करेगी जहां कम अपोजिशन हो। अब इस रास्ते में तो अपोजिशन है ही नहीं, यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो डेफिनेटली करंट तो इसी रास्ते को प्रिफर करेगी। तो होगा ये कि ये 3 एम्पियर करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू ना जाके वो सीधा इधर से निकल के आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ आने तक वोल्टेज में ड्रॉप भी नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हुआ था आर की वजह से, और इस रास्ते में कोई आर है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक करंट को आने में कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, कोई सप्लाई नहीं होगी एनर्जी की। तो अगर ये 10 पे है तो ये वाला एंड भी आपका 10 पे होगा, जिसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। हमारे आगे के डिस्कशन में ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बड़े काम आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। अब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के 2 पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए कि कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, इस रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, और इस रास्ते से तो करंट गई नहीं, ठीक। अब क्योंकि इस रास्ते से करंट नहीं जा रही है तो इस रेजिस्टेंस का होना नहीं होना बराबर है, इस बात को भी ध्यान रखना। हम जब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, एक बात ध्यान रखनी है आपको, कोई भी रेजिस्टेंस उस कॉम्बिनेशन में ऐसा है जिसके दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम है, तो वो रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई करंट तो होगी नहीं, और रेजिस्टेंस बिना करंट के यूजलेस है। अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास ही नहीं हो रही है तो उस रेजिस्टेंस का लगा होना या न लगा होना बराबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जैसे एक सिचुएशन तो ये है कि रेजिस्टेंस था लेकिन आपने शॉर्ट सर्किटिंग कर दी, इसलिए इस रेजिस्टेंस में कोई करंट ही फ्लो नहीं हुई इस रेजिस्टेंस में, और क्योंकि करंट फ्लो नहीं हुई, आर तो 0 नहीं है, आर तो है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रही इसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। और ऐसा भी हो सकता है किसी सिचुएशन में कि रेजिस्टेंस है और आपने शॉर्ट सर्किटिंग भी नहीं कर रखी, मान लीजिए नहीं कर रखी शॉर्ट सर्किटिंग आपने, और रेजिस्टेंस है लेकिन इसमें करंट नहीं जा रही है, करंट इसमें नहीं है, तो करंट नहीं है तब भी इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0। तो बिना शॉर्ट सर्किटिंग के भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2 एग्जांपल करके बताता हूं कि कैसे ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए ये 2 एग्जांपल है। पहला केस है, ये 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, और आप देख रहे हैं रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन ABCD, मान लीजिए ये पॉइंट्स है, और यहां पर आप देखिए आपने शॉर्ट सर्किटिंग कर रखी है, आपने एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर रखा है। तो क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटिंग या कंडक्टिंग वायर आपने कनेक्ट कर रखा है, तो जब यहाँ से करंट, मान लो बैटरी आपकी यहाँ लगी है, ये बैटरी लगी है, तो जब यहाँ से करंट स्टार्ट होगी तो ये करंट इधर जाएगी, ये इसको एक रास्ता मिला है जहाँ रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये करंट इसी रास्ते को प्रिफर करके यहाँ से वापस आ जाएगी, यहाँ तो करंट जाएगी ही नहीं। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, इनका होना नहीं होना बराबर है, क्योंकि करंट तो यहीं से निकल गई, इसीलिए बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, छोटा रास्ता फॉलो करके निकल गई, इस रास्ते को फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो रेजिस्टेंस था, तो इन रेजिस्टेंसेस का होना नहीं होना बराबर है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या हो जाएगा 2R, R + R
2R, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये तो था शॉर्ट सर्किटिंग का केस, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस आपने इग्नोर कर दी क्योंकि करंट गई नहीं वहाँ। ये वाला केस देखिए। अच्छा, यहाँ भी देखिए ये 2 पॉइंट C और D सेम पोटेंशियल पे होंगे, जितना पोटेंशियल C का होगा उतना पोटेंशियल D का होगा, तो V और C सेम पोटेंशियल पे है ये, क्योंकि यहाँ तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, यहाँ R नहीं है तो नो पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। अब यही सिचुएशन यहाँ देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर से मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है A एंड B। तो अब अगर आप देखें, और मैंने बैटरी यहाँ लगा रखी है बिटवीन A एंड D, यहाँ पे बैटरी मैंने लगा रखी है, यानी मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स का बताना है। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। जब वो किसी सर्किट में आपसे ये कहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, का मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे ये कह रहे होते हैं कि जो बैटरी है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि A और D के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो ये अंडरस्टूड होगा, भले उन्होंने सर्किट में बैटरी ना दिखाई हो, तो अगर A और D के बीच में नेट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं तो बैटरी आपकी यहीं लगी होगी। आप क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये देखो इसमें क्या सिचुएशन है। अगर मैं A से D तक पहुंचने में ये वाले रास्ते को फॉलो करूं, ये वाले रास्ते को, तो ये जो C पॉइंट है ये बिल्कुल बीच पे आ रहा है, सेंटर पे, और इसके इधर भी R रेजिस्टेंस है और इधर भी R रेजिस्टेंस है। अगर मैं A से D तक पहुंचने के लिए ये वाला रास्ता फॉलो करूं तो भी ये B पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, और B के इधर R है और B के इधर भी R है, एक जैसी सिचुएशन है। ये बड़े ध्यान से देखना आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, A से D तक पहुंचने के लिए अगर ये वाले रास्ते को फॉलो करता हूं तो ये वाला पॉइंट सेंटर पे आ रहा है और दोनों तरफ का रेजिस्टेंस सेम है, C के इधर भी आ रहा है और C के इधर भी आ रहा है। जबकि अगर मैं ये वाला रास्ता फॉलो करता हूँ D तक पहुँचने में, तो भी ये B पॉइंट बीच में आ रहा है, इसमें भी देखो इधर भी R और इधर भी R, यानी ये 2 पॉइंट की जो लोकेशन है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो क्योंकि सिमेट्रिकल लोकेशन है तो पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट B, ये दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे, और क्योंकि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है तो इस पाथ की करंट कितनी होगी, 0, क्योंकि करंट सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स में फ्लो नहीं होती है। क्या कहा था कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी 2 पॉइंट के बीच में करंट के फ्लो होने की सबसे जरूरी कंडीशन है कि दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उन दोनों पॉइंट के बीच की करंट हमेशा कितनी होगी, 0। तो मैंने देखा सिमेट्रिकल है ये दोनों पॉइंट की लोकेशन, तो फिर जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, कितना होगा वो बॉदर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। अब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसकी करंट कितनी होगी, 0। तो इस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, और इस रेजिस्टेंस को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो फिर तो ये सर्किट बड़ा आसान है कि ये दोनों सीरीज में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट अब बना दूं तो इसको मैं रेजिस्टेंस नंबर 1 मान लेता हूं, इसको रेजिस्टेंस नंबर 2 मान लेता हूं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो क्या सिचुएशन बन रही है कि ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका D है, तो A और D के बीच में 2 रेजिस्टेंस तो ये लगे हैं, कौन कौन से 2, 1 एंड 2, फिर एक रेजिस्टेंस ये लगा है, ये वाला रेजिस्टेंस नंबर 5, और 2 रेजिस्टेंस ये लगे हैं, कौन कौन से, 3 एंड 4। ये देखिए, तो 3 और 4 ये आ गए, 1 और 2 ये आ गए, और ये आ गया, और ये सर्किट अब बहुत आसान हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर सारे पैरेलल। इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते, तो देखिए एक सर्किट मैंने ये लिया, ये शॉर्ट सर्किटिंग वाला केस है, ठीक है। इसको कैसे करना है आप देखिए, A और B में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब बैटरी आपकी यहाँ लगी है, हमने दिखाई नहीं है बट अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आप देखो क्या कैसे कर सकते हैं, एक मेथड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का सीख रहे हैं हम, कि आप मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, तो क्योंकि ये आपने शॉर्ट सर्किटिंग यानी कि कंडक्टर एक कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये पोटेंशियल V1 है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, V1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल V2 मान लूँ
तो ये भी आप देखिए कंडक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर यहाँ V2 है तो यहाँ भी कितना होगा V2। अब बचे ये 2 पॉइंट्स, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा नहीं होगा, रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप V3 ले लीजिए, यहाँ पे V4 ले लीजिए, और देखिए हर पॉइंट को आपने कोई ना कोई पोटेंशियल अलॉट कर रखा है, यानी हर रेजिस्टेंस के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। अब इस सर्किट में आप देखिए 4 पोटेंशियल हैं ऑल टुगेदर। एक पोटेंशियल है V1, फिर है V3, फिर है V4 और फिर है V5। ये है सॉरी V2, नॉट V5, V2। अब देखो V1 V3 ये दोनों रेजिस्टेंसेज V1 V3 में कनेक्टेड है, V1 V3। तो R1 और R5 कहाँ कनेक्टेड है? V1 V3 में। तो ये दो रेजिस्टेंसेज तो यहाँ आ गए, R1 एंड R5, ये दोनों हो गए। अब ये देखिए ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस V2 V4 में कनेक्टेड है। ये देखो V2 V4 और V2 V4 ये दोनों। तो R3 और R4 ये रेजिस्टेंसेस आपके यहाँ कनेक्टेड हैं, R3 एंड R4। फिर आप देखिए V3 और V4 में एक रेजिस्टेंस है R2, इसको यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया R2। और फिर एक फाइनली V1 V2 में कनेक्टेड है R6। तो V1 V2 में कनेक्टेड है R6। आपका सर्किट बहुत सिंपल हो गया। अब आप इसको आसानी से किससे सॉल्व कर सकते हैं? बाय द मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन बोलते हैं। सक्सेसिव रिडक्शन, रिडक्शन मतलब छोटा करना, सक्सेसिव मतलब 1 by 1, तो कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये तीनों सीरीज में है ना। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? R1 R5 अपॉन R1 प्लस R5 ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल में R3 R4 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4। फिर ये सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में और इनके साथ ये वाला पैरेलल में आ जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते। तो देखिए एक एग्जांपल और मैंने ले लिया, इसमें आप 5 रेजिस्टेंसेस देख रहे हैं और ये आपने कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर रखा है, 2 कंडक्टिंग वायर आपने कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंडक्टिंग वायर जा रहा है। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं V1 ले लेता हूँ तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V1। इसी तरह से अगर यहाँ V2 ले लेता हूँ तो फिर ये कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ भी कितना होगा? V2। अब बचा एक पॉइंट ये, तो यहाँ पर आप V3 अलॉट कर दीजिए। अब इस पूरे सर्किट में 3 पोटेंशियल हैं, कौन कौन से हैं? एक है V1, एक V3 और एक V2, 3 पोटेंशियल हैं। अब आप देखिए V1 V3 दो रेजिस्टेंस तो V1 V3 में कनेक्टेड है आपके, एक और ये 2, और ये कौन से 2 रेजिस्टेंसेज हैं आपके? R1 एंड R2। फिर आप देखिए V1 V2 एंड V1 V2। ये देखिए V1 V2 एंड V1 V2, 3 रेजिस्टेंसेज आपके V1 V2 में कनेक्टेड हैं। V1 V2 में 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ये हो गया। कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हैं ये? ये है V1 V2 में R3 R4 और R5, R3 R4 एंड R5 ये है। और यहाँ आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना था बिटवीन A एंड B। ये देखिए A V1 के साथ वाला और B V2 के साथ वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और नई चीज़ आप सीखने को मिल रही है आपको कि देखिए जब आप बैटरी लगाएंगे, ये आपने बैटरी कनेक्ट की, करंट यहाँ से आएगी I, तो ये करंट इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, लेकिन इस रास्ते में करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये क्या है? ओपन सर्किट है। ये ओपन सर्किट है, यहाँ करंट नहीं जाएगी क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ। अगर यहाँ करंट एंटर भी कर जाती है तो फिर क्लोज कहाँ होगा? तो यहाँ तो करंट जाएगी नहीं। तो अब क्योंकि यहाँ फिर से आप देख रहे हैं करंट नहीं जा रही है, तो इन रेजिस्टेंसेस का होना नहीं होना बराबर है। तो हम इनको इग्नोर करेंगे और ये तीनों आपके पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। तीनों को पैरेलल में ऐड कर दीजिए, R3 R4 और R5, तो कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका? ये आएगा R3 R4
R5 डिवाइडेड बाई R3 R4 प्लस R4 R5 प्लस R5 R3, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको इग्नोर कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आप कर पाएंगे जहां पे इस तरह का कंडक्टिंग वायर लगा होगा। आगे बढ़ते हैं और कैटेगरी देखते हैं। तो ये देखिए, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। कुछ कॉम्बिनेशन आपके व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। तो व्हीटस्टोन, आप जैसे आपको पता है साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये प्रिंसिपल दिया, और ब्रिज क्यों कहते हैं वो अभी देख लेते हैं। प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, अगर ये रेशियो बराबर है, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, दिस इज योर R3, ठीक है। अगर R1 R2 और R3 R4 का रेशियो इक्वल है तो इस ब्रांच में, है ना, A B C D A, इस CD ब्रांच में करंट इन CD इज 0, नो करंट। और क्योंकि इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी तो इस रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हैं, क्योंकि फिर बिना करंट के इस रेजिस्टेंस का होना नहीं होना बराबर है। अब सवाल है ये आया कैसे, ये आया कैसे। तो ये देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन लेता हूँ रेजिस्टेंसेस का, ठीक है, ये देखिए कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का है। एक पॉइंट यहाँ पर है P और एक पॉइंट यहाँ पर है Q। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, मैंने आपको कहा था कि यहाँ भी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप याद कीजिए, हमने सीखा था कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज़ में डिवाइड होता है, और जब सीरीज़ में डिवाइड होता है तो रेजिस्टेंस के रेशियो में होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो अब उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, सपोज़ जो बैटरी है वो 100 वोल्ट की है। तो अब देखो, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल है और ये इनके अक्रॉस कितना कनेक्टेड है, 100 वोल्ट। तो यानी 100 वोल्ट यहाँ भी है और 100 वोल्ट यहाँ भी है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अब ये जो 100 वोल्ट है इन दोनों में डिवाइड होगा और रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। तो मैं ये वाला रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, ये वाला R2 मान लेता हूँ, ये वाला R3 मान लेता हूँ और ये वाला R4 मान लेता हूँ। तो अब इस 100 वोल्ट को मुझे R1 R2 में डिवाइड करना है। तो लेट अस फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 होगा टोटल वोल्टेज दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई R1 अपॉन R1 प्लस R2, इतना होगा। अभी सीखा था ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले। तो यह हो जाएगा 100, R1 का मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, ठीक है। तो यह आएगा 100/3 वोल्ट, यह आ गया। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करूं अक्रॉस R3, इसके अक्रॉस R3, तो कितना होगा, टोटल वोल्टेज दैट इज 100 इंटू R3 अपॉन R3 प्लस R4, इतना होगा। अब ये आएगा 100, R3 का मतलब 1, फिर ये 1 प्लस 2, सो दैट इज अगेन 100/3 वोल्ट। यानी जितनी वोल्टेज यहाँ आ रही है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है। जो यहाँ है वो यहाँ भी है। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए V वोल्ट पे है, P पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए VP है, Q पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए VQ है। तो V एंड VP है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना लिख सकता हूं, V माइनस VP। और इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 कितना लिख सकता हूं, V माइनस VQ। ये देखिए V माइनस VQ, और दोनों पोटेंशियल डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं। ये भी 100/3 और ये भी 100/3। R1 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा आ रहा है आपका। दैट मीन्स दिस V माइनस VP इज इक्वल्स टू V माइनस VQ। तो V से भी गया तो VP इक्वल्स टू VQ, यानी जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है। तो ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। अब अगर ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है
तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूँ ये, तो कितनी करंट फ्लो होगी? 0। तो 0 करंट फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस का होना नहीं होना बराबर है, तो इसको आप हटा देंगे। दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एक्चुअली। तो अगर ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा, और अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इस रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कहते हैं कि साहब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का मतलब अगर ये रेशियो इक्वल है तो आप कहते हैं बैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज, और अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस को कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे आने वाले डिस्कशन में। बैलेंस वाला तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सर्किट मैंने ये लिया, एक कॉम्बिनेशन है, और अभी हमने देखा कि इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स बड़े हेल्पफुल है, लेकिन उन इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सिमेट्री आपको देखनी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं रेजिस्टेंसेस का। पहली सिमेट्री तो इस कॉम्बिनेशन में ये है कि सारे रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल। पहला तो ये है। अब दूसरा क्या है, तो अगर आप मान लीजिए आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगर पूछा है तो डेफिनेटली बैटरी आपकी यहाँ लगी होगी, और अगर बैटरी यहाँ लगी होगी तो करंट इस कॉम्बिनेशन में यहाँ से एंटर कर रही होगी, यहाँ से एंटर कर रही होगी, यहाँ से बाहर निकल रही होगी। तो अकॉर्डिंगली मैंने करंट ली हैं, देखिए कि यहाँ से आई करंट एंटर हुई, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। इन सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू भले ही सेम है लेकिन इनको समझने के लिए मैंने इनको नंबर अलॉट कर दिए। मान लीजिए ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इनको नंबर अलॉट कर दिए ताकि हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। अब यहाँ से आई करंट एंटर हुई, 3 पार्ट में डिवाइड हुई। पहले वाले में I1 गई, 5वें में I5 गई, और सेकंड वाले में I2 गई। ऐसे ही यहाँ से करंट वापस आ रही होंगी, क्योंकि आई करंट वापस आनी है बैटरी में, तो यहाँ से करंट आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। तो इसकी करंट I3, 6 वाले की I6, 4 वाले की I4, 7 वाले की I7 और 8 वाले की I8। ये मैंने करंट इसमें डिवाइड की है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि करंट यहाँ से एंटर कर रही है। तो अगर इस लाइन के अबाउट देखूं, इस लाइन के अबाउट अगर मैं इसको PQ लाइन मान लूं, तो इस लाइन के अबाउट मुझे एक सिमेट्री दिखाई दे रही है। ऊपर से देखें तो नीचे वाला मिरर इमेज है, नीचे से देखें तो ऊपर वाला मिरर इमेज है। हालांकि एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है, अगर करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो एक जैसा नहीं होगा। करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ये बिल्कुल मिरर इमेज नहीं बनेगी, लेकिन अदरवाइज ये बिल्कुल मिरर इमेज है। ऊपर वाले की मिरर इमेज नीचे वाला, और नीचे वाले की मिरर इमेज ऊपर वाला। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये है आपकी एक्सेस, जिसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सेस सिमेट्री बोलते हैं, पैरेलल एक्सेस सिमेट्री। और पैरेलल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन करंट के पैरेलल है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, एंटर कर रही है सर्किट में या बाहर निकल रही है, उसके पैरेलल ये लाइन है, इसलिए पैरेलल एक्सेस सिमेट्री बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ऊपर वाला नीचे की मिरर इमेज, नीचे वाला ऊपर की मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के हिसाब से अगर बात करूं तो क्या होगा, I1 और I2 इक्वल होंगे, जितनी करंट इसमें उतनी इसमें। और ये मैं तब कह पा रहा हूं जब ये रेजिस्टेंसेस सेम है, अदरवाइज आप ये बात नहीं कह सकते, इसको ध्यान रखना। यानी हर जगह ये सिमेट्री नहीं लगेगी, ठीक है। तो I1 I2 इक्वल, ऐसे ही I3 I4 इक्वल, इस हिसाब से होगा, सिमेट्री है। ऐसे ही I7 और I8 इक्वल, ये सब बराबर है। तो अगर ये करंट और ये करंट सेम है, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लूं, इसको D ले लूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC, VA माइनस VC को क्या लिखूंगा, I1 इंटू R, I1 इंटू R। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस A और D यानी VA माइनस VD को क्या लिखूंगा, I2 इंटू R। लेकिन आप कह रहे हैं कि सिमेट्री है तो I1 I2 बराबर है, तो I1 I2 अगर इक्वल है तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल ही हो गए। फिर VA माइनस VC इक्वल्स टू VA माइनस VD,
VA कैंसिल, दैट विल गिव यू VC इक्वल्स टू VD, यानी ये दो पॉइंट आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, ये इक्वी पोटेंशियल हो गए। इक्वी पोटेंशियल हो गए तो आप सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं। मतलब जैसे ये आपका सर्किट था ओरिजिनल, ये अब मैं इसको अगर फोल्ड कर दूं, क्यों कर दूं फोल्ड, क्योंकि आपने कहा कि C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो ये D पॉइंट भी इधर ही ले लूं अगर, तो अब आप देख लीजिए ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, ठीक है। तो ये D पॉइंट अगर यहीं ले लूं C के साथ, तो ये रेजिस्टेंस जो यहाँ लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में यहाँ आ जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में यहाँ आ जाएगा, यानी सर्किट आपका रिड्यूस हो गया। देखिए, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो लग रहा था वो काफ़ी सिंपल हो गया। हालांकि इससे आगे भी इसको सॉल्व करने की टेक्निक अभी हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री हमने देखी कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री की वजह से ये पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे आ गए। और यहाँ पे मैं एक बात और कर दूं कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में पैरेलल एक्सिस के अलोंग जो पॉइंट्स होंगे, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कभी सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, क्योंकि रीज़न वो ये देखो, करंट जा रही है तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगी, यहाँ भी करंट जा रही है तो हाई टू लो जाएगी, तो ये पॉइंट्स कभी भी इक्वल पोटेंशियल नहीं हो सकते पैरेलल एक्सिस में। पैरेलल एक्सिस के अलोंग जितने पॉइंट्स हैं वो कभी सेम पोटेंशियल यानी इक्वी पोटेंशियल नहीं होंगे। तो ये तो थी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब इसी में एक सिमेट्री और है, वो देखिए। तो इसी सर्किट में देखिए फिर से सब कुछ वैसा ही है। पहले हमने पैरेलल एक्सिस सिमेट्री देखी तो ये दो पॉइंट हमारे सेम पोटेंशियल पे आ गए थे। अब ये दूसरी सिमेट्री देखो, अगर मैं इस लाइन के अबाउट देखूं तब भी ये सर्किट सिमेट्रिकल है। राइट वाला लेफ्ट की मिरर इमेज है, लेफ्ट वाला राइट की मिरर इमेज है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। परपेंडिकुलर इसलिए कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है ये। परपेंडिकुलर किसके? करंट के। और अगर इस सिमेट्री के हिसाब से देखूं, इस सिमेट्री के हिसाब से अगर बात करूं, तो जैसे मैंने कहा लेफ्ट वाला राइट की सिमेट्री है या राइट वाला लेफ्ट की मिरर इमेज है, तो इस हिसाब से अगर देखूं तो I1 I3 इक्वल, हालांकि करंट का डायरेक्शन एक जैसा नहीं है, I2 I4 इक्वल, और इसी तरह से I5 और I6 इक्वल, I5 और I6 इक्वल। अब ये मुझे कहाँ हेल्प करेगा? आप कह रहे हैं जो करंट यहाँ जा रही है वो यहाँ जा रही है, ये। फिर आप कह रहे हैं जो करंट यहाँ जा रही है वो यहाँ जा रही है, ये। फिर कह रहे हैं ये जो करंट यहाँ गई वो यहाँ गई, ये। तो ये वाली करंट इधर चली गई, ये वाली करंट इधर चली गई, ये करंट सीधा चली गई, तो यहाँ तो कुछ गया ही नहीं। सिमेट्री का फायदा तो ना तो इस रेजिस्टेंस में करंट जा रही ना इसमें जा रही, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस को हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कर देंगे तो सर्किट आपका सिंपल हो जाएगा। एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये बीच वाले आ गए, ठीक है, फिर ये और ये आपने हटा दिए, तो आपका रेजिस्टेंस पहला आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, दूसरा आ गया, पांचवा आ गया और छठा आ गया। और यहाँ आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछी थी, तो ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर तीनों पैरेलल में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों सिमेट्री को और अच्छे से समझने के लिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये मैंने लिया है, फिर से आप देख रहे हैं कि सारे रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल हैं। समझने के लिए इनकी मार्किंग कर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मार्किंग की है समझने के लिए, अदरवाइज सारे रेजिस्टेंसेस आपके आइडेंटिकल हैं। अब इस क्वेश्चन को हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। पहले पैरेलल एक्सिस सिमेट्री देखते हैं। अब देखो, सर्किट में करंट यहाँ से एंटर कर रही है, तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री आपकी ये बन रही है, ठीक है। तो इस लाइन को अगर मैं फिर से PQ मान लूँ, तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के हिसाब से देखूँ तो जो ये पार्ट है वो इसकी मिरर इमेज है और ये पार्ट इसकी मिरर इमेज है, एक जैसा दिख रहा है बिल्कुल। तो सिमेट्री है, तो सिमेट्री है तो क्या होगा, अगर मैं इनको कुछ नाम दे दूं A B C
डी ई ये नाम दे दूं, तो फिर वही बात है, क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है तो इस ब्रांच की करंट और इस ब्रांच की करंट एक जैसी, इस ब्रांच की करंट इस ब्रांच की करंट एक जैसी, ऐसे ही ए वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच की करंट एक जैसी, ये और ये एक जैसी। तो फिर आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट क्या होंगे, बी और ई, पॉइंट बी एंड पॉइंट ई इक्वी पोटेंशियल होंगे। ऐसे ही पॉइंट सी और पॉइंट डी ये भी इक्वी पोटेंशियल होंगे। अब अगर ये इक्वी पोटेंशियल है तो मैं एक काम करता हूं, B के साथ E और C के साथ D ले लेते हैं, ठीक है। तो सर्किट को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये हमारी पैरेलल एक्सिस है, ठीक है, और मैं ऊपर वाला सर्किट बना रहा हूं, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है सर्किट का। ठीक है, अब ये पॉइंट था आपका A, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था C और ये पॉइंट था आपका A B C D E F ले लीजिए, F, ठीक है। और इसको हम O ले लेते हैं सेंटर वाले को, ये हो गया। अब आप देखो, अब आप कह रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है और ये दोनों भी इक्वी पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो करंट यहाँ जा रही है वो करंट यहाँ जा रही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। तो फिर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, इसी हिसाब से ये दोनों पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो हमने इनको एक साथ कर दिया। अब अगर E पॉइंट यहीं चला गया B के साथ, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी फिर A और E, ये E पॉइंट यहाँ आ गया और D पॉइंट इसके साथ आ गया, तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका A और E के साथ कनेक्टेड है। अब ये है A और ये है E, तो ये यहाँ आ गया। फिर आप देखिए ये वाला रेजिस्टेंस E और D में कनेक्टेड है, तो ये E आ गया, ये D आ गया, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ आ गया आपका। फिर ये वाले देखो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात करें, ये है F और D में, तो F एंड D एक रेजिस्टेंस यहाँ आ गया। फिर आप देखिए ये वाला O और D में है, O में और D में, तो ये O और ये D, तो एक रेजिस्टेंस इसके साथ आ गया। और ऐसे ही ये वाले रेजिस्टेंस को देखिए, O और E में है, तो O एंड E, तो ये यहाँ आ गया। सर्किट आपका रिड्यूस हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये सीरीज। इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखिए, तो हमारा सर्किट रिड्यूस हो। अच्छा, ये रेजिस्टेंस हमारे रह गए, इनको यहाँ लगा कनेक्ट कर देते हैं, तो ये रेजिस्टेंस ये वाला आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, फिर ये R है, ये भी R है, ऐसे ये R है, ये भी R है, ये सारे रेजिस्टेंस हमारे R वैल्यू के हैं। अब जैसे मैंने कहा ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में R और R कितना आएगा, R/2, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं R/2। फिर ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी कितना आएगा, R/2, तो ये भी रेजिस्टेंस हमारा R/2, और यहाँ कितना लगा हुआ है, R, तो ये रेजिस्टेंस हमारा आ गया R। फिर देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये भी R/2, तो यहाँ भी R/2 आ गया। फिर ये दोनों पैरेलल में, तो यहाँ भी R/2 आ गया। फिर ये दोनों पैरेलल में, ये भी R/2 आ गया, और यहाँ पे आ गया R। अब क्या करना है, यहाँ तक कहानी आसान हो गई। अब अगर आप देखो तो इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सेस की बात करूं, ये परपेंडिकुलर एक्सेस, ये देखिए करंट ऐसे जा रही है, तो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एक्सेस के हिसाब से देखूं तो लेफ्ट वाला राइट की और राइट वाला लेफ्ट की इमेज है, मिरर इमेज, यानी जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी इमेज के हिसाब से, है ना। अगर इसकी मिरर इमेज यहाँ देखोगे तो जो करंट यहाँ दिखेगी वही यहाँ दिखेगी। तो अगर ये वाली करंट सीधा इधर निकल गई, तो ये जो जॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस जॉइंट को हटा लीजिए आप, क्योंकि ये जॉइंट करंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है।
जैसे करंट आई ऐसे निकल गई इधर, यानी ये वाली करंट ना तो इधर गई ना इधर गई, ये तो सीधा निकल गई, तो ये जॉइंट का होना नहीं होना बराबर है। तो अगर ये जॉइंट को मैं हटा दूं तो फिर फाइनली आपका जो सर्किट होगा वो क्या होगा, ये ऐसे, और ये जॉइंट यहां से अब हट गया, और जॉइंट अगर हट गया तो फिर तो ये सर्किट बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ए ले लूँ, ये बी ले लूँ, ये रेजिस्टेंस आपका आर, ये भी आर, ये कितना था R/2, ये कितना था R/2, ये भी R/2 था, ये भी R/2 था, और ये भी R/2 था। तो अब तो बहुत आसान है। ये देखो, ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में। मैं इसका आखिरी इक्विवेलेंट सर्किट और बना देता हूँ, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। R/2, R/2, फिर ये R/2, फिर ये एक R/2, एक R/2 इधर, ठीक है, ये हो गया, और फिर फाइनली ये आपका एक रेजिस्टेंस R और ये एक और R, ये R, ये R, ये आपका पॉइंट A और ये पॉइंट B। हो गया, देखिए काम। R/2, R/2 ये आ गए, इन दोनों के साथ ये पैरेलल में ये आ गया, फिर ये दोनों सीरीज में आ गए, ये वाले और ये वाले यहाँ आ गए। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन अब इसमें हमने पैरेलल एक्सिस सिमेट्री यूज़ की, तो क्वेश्चन आपका कितना लंबा जा रहा है आप देखिए। तो ये भी आपको देखना है कि आपके लिए पैरेलल एक्सिस सूट कर रही है कि परपेंडिकुलर एक्सिस सूट कर रही है। अब यही क्वेश्चन हम सीधा सीधा परपेंडिकुलर एक्सिस से करते हैं, पैरेलल एक्सिस की बात ही नहीं करते हैं। तो क्या होगा देखिए। तो अब मैं इसमें सीधा सीधा परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर देता हूँ, पैरेलल एक्सिस की बात ही नहीं करते। तो ये करंट एंटर कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये आ रही है आपकी, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से बात करूँ तो फिर वही होगा। देखो, इस ब्रांच को और इस ब्रांच को देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस में आप देख रहे हैं कि राइट वाला जो है वो लेफ्ट की मिरर इमेज है और लेफ्ट वाला राइट की मिरर इमेज है। यानी जो करंट यहाँ वो करंट यहाँ, ये करंट और ये करंट एक जैसी होगी। वैल्यू, डायरेक्शन का जरूर डिफरेंस है, लेकिन जितनी करंट यहाँ है उतनी करंट यहाँ है। ऐसे ही जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी, जितनी करंट यहाँ है उतनी। अब आप देखो कि ये करंट चुपचाप इधर निकल गई। अगर ये करंट को मैं I मान लूँ तो ये भी कितनी है I, और इस करंट को मैं I' मान लूँ तो ये भी कितनी है I'। तो ये करंट चुपचाप इधर निकल गई और ये वाली करंट इधर निकल गई। तो ये जॉइंट का तो कोई यूज ही नहीं है। तो इस जॉइंट को हम यहीं पर हटा देते हैं, यहीं पर इस जॉइंट को हटा देता हूँ। ये है, देखिए, तो करंट ऐसे निकल जा रही है जैसे जॉइंट है ही नहीं। ये वाली करंट इधर निकल गई, ये करंट इधर निकल गई और ये करंट इधर निकल गई, ये वाली भी निकल गई सीधे, क्योंकि मिरर इमेज है। तो जो करंट यहाँ होगी वो यहाँ भी होगी। तो ये वाली अपने रास्ते चली गई, ये वाली अपने रास्ते चली गई, ये अपने रास्ते चली गई। तो इन पॉइंट्स के जॉइंट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉइंट हमने हटा दिया। और एक बार आप जॉइंट हटा दीजिए फिर तो सर्किट बहुत आसान है। आप एक हाफ को निकाल लीजिए, एक हाफ को, क्योंकि जितना इस हाफ का रेजिस्टेंस आएगा उतना ही इस हाफ का आएगा, और ये दोनों हाफ पैरेलल में है, दिखाई दे रहे हैं। तो आप निकाल लीजिए, ये दोनों सीरीज में, फिर इनके साथ पैरेलल में, फिर ये सारे सीरीज में। आई थिंक अब आप कर सकते हैं। तो ये इतना करना तो आता है आपको। ये दोनों सीरीज में है, देखिए, इनके साथ ये पैरेलल में, फिर ये तीनों के साथ ये दोनों सीरीज में। एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई। तो इस ब्रांच को अगर मैं देखूं कितना आएगा, R और R सीरीज में आएंगे आपके 2R, और 2R के साथ जो कैपिटल R पैरेलल में है ये आएगा 2R/3, यानी ये पूरा ट्राइंगल आपका 2R/3 का आएगा। तो क्या बन रहा है, R 2R/3 फिर R। ये देखिए, ये वाला R, ये पूरा ट्राइंगल आपका 2R/3, फिर ये वाला R, एक ब्रांच ये हो गई बीच में, दोनों में रेजिस्टेंस R है, ये भी R और ये भी R। फिर ये वाली ब्रांच बिल्कुल वैसी ही आएगी ऊपर वाली जैसी। यहाँ भी सिमेट्री का फ़ायदा मिल रहा है, देखो। तो ये R हो जाएगा, ये 2R/3 हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और अब इस सर्किट को मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, इस कैटेगरी का आखिरी क्वेश्चन मान लीजिए।
ये एक और ले लिया। तो देखिए अगेन आप देख रहे हैं कि सारे रेजिस्टेंसेस आपके आइडेंटिकल हैं। ये पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तभी काम आएंगी आपके जब सारे रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल होंगे, सब इक्वल है। और आपसे ए और डी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। तो मैं क्या कर, अच्छा एक तो आपसे बिटवीन ए एंड डी पूछा है और फिर आपसे आर इक्विवेलेंट बिटवीन बी एंड सी भी पूछा है, अलग अलग पार्ट है। अब इसमें से पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप ट्राई करना, देखें क्या आता है, ठीक है। तो पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए क्या है, ए और डी में पूछा है का मतलब बैटरी ए और डी के बीच में लगी है, ऐसे कुछ बैटरी लगी होगी ये, तो करंट यहाँ से एंटर कर रही होगी। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हो गई आपकी पैरेलल एक्सिस क्योंकि करंट के पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल एक्सिस है तो इसमें आप देख रहे हैं राइट वाला लेफ्ट की और लेफ्ट वाला राइट की इमेज है। तो क्या होगा, ये वाली करंट और ये वाली करंट सेम होगी। अगर ये करंट और ये करंट सेम है तो ये दोनों पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे क्योंकि करंट भी सेम और रेजिस्टेंस भी सेम। जितनी करंट इसमें उतना ही रेजिस्टेंस, मतलब जितनी करंट इसमें है उतनी करंट इसमें है, जो रेजिस्टेंस यहाँ है वही रेजिस्टेंस यहाँ है। तो V इक्वल्स टू आई आर क्या बता रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, यानी वी डी माइनस वी ई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और वी डी माइनस वी एफ ये दोनों सेम होंगे। और अगर ये दोनों सेम होंगे, वी डी कैंसिल, इसका मतलब ई पॉइंट और एफ पॉइंट का पोटेंशियल सेम। इसी तरह से ये बी और सी का पोटेंशियल भी सेम, ये भी इक्वी पोटेंशियल होंगे। अब अगर ये दोनों और ये दोनों इक्वी पोटेंशियल हैं तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच वाले रेजिस्टेंसेस को हटा दीजिए। तो अगर ये रेजिस्टेंसेस मैं हटा दूं तो फिर ये सर्किट मेरा बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपका सर्किट बचेगा ये, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया, हमने ये दोनों हटा दिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सर्किट आपका बनेगा। ये रेजिस्टेंस हट गया और नीचे वाला भी हट गया। तो मैं इसको दोबारा, चलो ऐसा करते हैं यहीं पे हटा देते ताकि दोबारा ना बनाना पड़े। तो आपने क्या करना है, आई होप आप समझ गए। ये पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है, ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल, ये दोनों इक्विपोटेंशियल। तो इस रेजिस्टेंस को हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ये दोनों रेजिस्टेंस हटा दिया आपने। अब आपको देखो सर्किट आपका बहुत आसान है। क्या होगा यहां बताना है आपने। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस आप देखिए, ये तीनों रेजिस्टेंसेस, ये तीनों रेजिस्टेंसेस और ये रेजिस्टेंस, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है। बहुत आराम से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो ये वाली ब्रांच देखिए, ये फिर ये वाली ब्रांच, अच्छा इस ब्रांच के सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ जाएंगे, इस ब्रांच के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, और ये फिर तीनों ब्रांचेज, ये वाली और ये वाली पैरेलल में आराम से सॉल्व हो जाएगा सीधा सीधा। बी और सी के अक्रॉस फाइंड करने की आप कोशिश करना। एक मेथड और बताता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन और लिया है, आई होप आप सबने ये क्वेश्चन किया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के हम 3-4 मेथड आज देखेंगे, 3 to 4 मेथड्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड है पाथ सिमेट्री पे। पाथ सिमेट्री हमने देखी, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, अभी ये है पाथ सिमेट्री। 3-4 तरह की सिमेट्री है, तो ये तीसरी है, ठीक है। तो ये देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, कितने तरह से कर सकता हूँ। एक तो मैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के बेसिस पे इसको कर सकता हूँ, और इक्वी पोटेंशियल पॉइंट ढूंढने के लिए पाथ सिमेट्री को मैं यूज करूँगा। क्या है पाथ सिमेट्री, आप देखो, अगर मैं यहाँ पर एक पोटेंशियल V1 ले लेता हूँ और यहाँ पर एक पोटेंशियल V2 ले लेता हूँ, तो जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता एक जैसा है। पाथ सिमेट्री, इस स्केलेटन में, इस भूल भुलैया में, अगर आप इस रास्ते से एंटर करो तब भी आगे एक जैसा मिलेगा, इस रास्ते से एंटर करो तब भी एक जैसा है, इस रास्ते से एंटर करो तब भी एक जैसा ही है, यानी ये तीनों पाथ आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल देखेंगे एक जैसा होगा, और इस पोटेंशियल को मैं V3 ले लेता हूँ।
ऐसे ही अगर मैं इधर से एंटर करता हूँ तो ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता एक जैसा है, तो फिर इन तीनों पॉइंट के पोटेंशियल भी सेम होंगे। तो मैं ले लेता हूँ V4। ये तो हो गया एक तरीका। अब इस पूरे सर्किट में 4 पोटेंशियल हैं, V1, V3, V4 और V2। 4 पोटेंशियल आ रहे हैं और सारे रेजिस्टेंसेज आपके इन्हीं 4 ओम के में कनेक्टेड है। तो पहला, दूसरा, तीसरा V1 V3 V1 V3 V1 V3, ये तीनों रेजिस्टेंस आपके V1 V3 में कनेक्टेड है। तो इनको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप देखो ये वाला और ये वाला, ये V2 V4 V2 V4 V2 V4 में कनेक्टेड है। ठीक, फिर आप देखो बाकी के बचे 6, ऑल टुगेदर कितने रेजिस्टेंस है यहाँ 12। तो 3 यहाँ आ गए, 3 वहाँ आ गए, बाकी बचे 6। कोई सा भी 6 देख लीजिए, V3 V4 है ना, सारे V3 V4 में लगे हैं, V3 V4 V3 V4 V3 V4, सब V3 V4 में बाकी के 6 लगे हुए हैं। तो ये 6 रेजिस्टेंसेज आपके यहाँ आ जाएंगे बिटवीन V3 एंड V4। ये बाकी के 6 आ गए आपके, और सर्किट आपका बहुत ही सिंपल हो गया, है ना। अब ये सारे R हैं तो ये R/3 हो जाएगा, ये भी सारे R हैं, R/6 हो जाएगा, और ये R/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 5R/6 आएगा। सीरीज में अगर सॉल्व करेंगे 5R/6 आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब इसी को दूसरे मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, मेथड बदल देते हैं, फिर से पाथ सिमेट्री यूज करेंगे। यूज वही कर रहे हैं, पाथ सिमेट्री। तो देखो इस सर्किट में आपको ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन ए एंड बी। तो डेफिनेटली एक एंड से करंट एंटर कर रही होगी, दूसरे से बाहर निकल रही होगी। तो मान लीजिए यहाँ से करंट एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से 6I करंट एंटर कर रही है। डेलिबरेटली ये नंबर ले रहा हूँ 6I, क्योंकि इसको डिवाइड करना मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। अदरवाइज आप I लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6I ले रहा हूँ। तो अब देखो सामने आए 3 रास्ते, इस करंट के सामने 3 रास्ते हैं और तीनों रास्ते आइडेंटिकल हैं, पाथ सिमेट्री। तो 6I में से 2I करंट इधर आ जाएगी, 2I इधर आ जाएगी और 2I इधर आ जाएगी। फिर ये जब तीनों ही रास्ते आगे जाके बाइफरकेट हो रहे हैं, बाइफरकेट, तो ये वाला रास्ता बाइफरकेट हुआ इधर और इधर, तो 2I में से I करंट इधर चली गई और I इधर चली गई। ये वाला रास्ता भी बाइफरकेट हुआ 2 पार्ट्स में, देखे तो इस 2I में से I करंट इधर चली गई, I इधर चली गई, और ऐसे ही इस 2I में से I इधर आ गई और I इधर आ गई। अब इस पॉइंट की बात करूं तो I करंट इधर से आ रही है, I इधर से आ रही है, तो आगे कितनी जा रही है 2I। कौन सा रूल लगाया, जंक्शन रूल, किरचॉफ लॉ। I करंट इस रास्ते से आई, I करंट इस रास्ते से, तो 2I आगे हो गई। फिर यहाँ से I करंट, यहाँ से I करंट, तो 2I करंट आगे आ गई। फिर यहाँ पे देखो I करंट इधर से, I करंट इधर से, तो यहाँ से 2I आ गई और यहाँ से 6I बाहर आ गई। 2I + 2I + 6I बाहर। ये तो हो गया करंट का डिवीजन, पाथ सिमेट्री यूज करी हमने। अब देखो A से B तक पहुंचने के आपके पास बहुत रास्ते हैं। जैसे मैं गया A से C में, मैं इसको लिख रहा हूं, मैं A से C में गया, A से C में, C से G में आ गया, और G से मैं B में आ गया। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। एक रास्ता, ऐसे कई रास्ते हैं। मैं एक और देख लेता हूं। जैसे आप गए A से C में, दूसरा रास्ता, A से C में गए, C से H में आए, और फिर H से आप B में आ गए। ऐसे भी आ सकते हैं। और कोई एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए कि आप गए A से D में, A से D में गए, ये वाला रास्ता, A से D में, D से F में गए, कंटिन्यूएशन में जाना है, D से F में गए, F से B में आ गए। ऐसा कोई भी रास्ता आप पकड़ लीजिए। मैं पहला वाला लेके चल रहा हूं, तो A से B तक मैं ऐसे पहुंचा, तो इसका मतलब VA माइनस VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VG प्लस VG माइनस VB।
अब सवाल है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिखूंगा कैसे, VA माइनस VC, ये देखिए A ये C, VA माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू R, तो ये होगा 2I, करंट इसमें 2I है और रेजिस्टेंस कितना है R, तो ये हो गया 2I इंटू R प्लस VC माइनस VG, तो यहाँ कितनी करंट है I और रेजिस्टेंस कितना है R, तो ये हो जाएगा I इंटू R प्लस VG माइनस VB, कितनी करंट है 2I, रेजिस्टेंस कितना है R, तो ये हो गया 2I इंटू R। अब बचा VA माइनस VB, इन दोनों पॉइंट में कितनी करंट एंटर कर रही है 6I, और इन दोनों पॉइंट का टोटल रेजिस्टेंस मुझे जो फाइंड करना है उसको मैं R इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, तो ये हो गया। देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या आएगा, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, तो VA माइनस VB आ गया 6I इंटू R इक्विवेलेंट। आप इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट फिर से आपको 5R/6 मिलेगा। एक तरीका ये भी हो गया इसको सॉल्व करने का। एक और देखते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन है, अब इसमें एक नया मेथड हम यूज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं KCL। KCL मतलब किरचॉफ करंट रूल। किरचॉफ्स करंट रूल से भी हम इसको कर सकते हैं, और ये मेथड आप और भी कई न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, शॉर्ट में KCL बोलते हैं। अब ये क्या है, अच्छा किरचॉफ्स करंट रूल आपको मालूम है, जंक्शन रूल की टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शन में टोटल करंट जो आ रही है या जा रही है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होता है 0, ये आपने पढ़ा है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि करंट का जंक्शन रूल आपको किरचॉफ रूल का आता है, ठीक है। तो अब आप देखो हमने क्या करा, एक बैटरी कनेक्ट कर दी 100 वोल्ट की, कितने भी वोल्ट की बैटरी आप कनेक्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था या नहीं बताया था तो आप सुन लीजिए, इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। आप जितने मर्जी वोल्ट की लगा लो, दिस रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो मान लीजिए 100 वोल्ट है, 100 इसलिए कि कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान है, आप 10 वोल्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। दूसरी बात क्या है कि निगेटिव टर्मिनल आपने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, आप इसको 0 वोल्ट मान लीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए वंस अगेन। तो मैंने इधर वाला 0 मान लिया, तो डेफिनेटली ये वाला एंड मेरा 100 वोल्ट पे होगा, क्योंकि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसमें से ये मैंने 0 ले लिया तो इधर वाला मेरा 100 हो गया। अब मैं फिर पाथ सिमेट्री यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पाथ सिमेट्री के हिसाब से देखो ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ एक जैसा, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब बचे ये 3 पॉइंट्स, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स बचे। इन पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना होगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स और 100 माइनस एक्स। अब आप कहेंगे सर ये 100 माइनस एक्स आया कैसे? बिल्कुल सही बात है, आया कैसे? तो ये देखो ये वाला रेजिस्टेंस देख रहे हैं R, और करंट कितनी है I1, यहाँ से I1 जा रही होगी तो यहाँ से I1, यहाँ से I1, पाथ सिमेट्री। 3 करंट यहाँ से आइडेंटिकल करंट एंटर हुई, यही तीनों यहाँ से बाहर निकल रही होंगी, सिमेट्री है। तो जो करंट एंटर कर रही है इन तीनों पाथ से, इन पाथ से वही करंट बाहर आ रही होगी। यहाँ से अगर I करंट एंटर हुई, I1 में डिवाइड हुई, तो यहाँ से भी I करंट वापस आ रही होगी सेल में, तो यहाँ से भी I1 आ रहा होगा, ये पक्की बात है। तो अब आप देखो अगर इस ब्रांच में, अगर मैं इसी ब्रांच की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, मैं ये पॉइंट का पोटेंशियल V ले लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम 100 माइनस एक्स है, मान लो V है। तो इस पाथ को देखो, यहाँ रेजिस्टेंस कितना है R और करंट कितनी है I1, तो इस पाथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 माइनस V, 100 माइनस V, और ये होगा कितना I1R। कौन सा फॉर्मूला लगाया, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। तो ये पॉइंट 100 पे, ये V पे, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस V, कितना होना चाहिए I1R। अब यहाँ आ जाओ, इसमें देखो कितनी करंट है I1, रेजिस्टेंस कितना है R, यहाँ कितना पोटेंशियल है X और यहाँ कितना है 0। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आया X माइनस 0, और ये है कितना I1 इंटू R, यानी ये और ये सेम, तो कितना हो गया 100 माइनस V इक्वल टू X, यहाँ से V इक्वल टू आएगा 100 माइनस X। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 100 माइनस एक्स, यहाँ भी 100 माइनस एक्स, यहाँ भी 100 माइनस एक्स। अब क्या करना है, अब इसमें किरचॉफ करंट रूल लगा देते हैं किसी भी जंक्शन के लिए। मान लो मैं इस जंक्शन के लिए लगाता हूँ, तो एक करंट ये, एक करंट ये और एक करंट ये, 3 करंट यहाँ पे आना जाना हो रहा होगा, किसी रास्ते से करंट आ रही होगी, किसी से जा रही होगी।
किसी जंक्शन पे ऐसा नहीं होता कि करंट बाहर ही जा रही है या अंदर ही आ रही है। कुछ करंट अंदर आ रही होंगी जंक्शन पे, कुछ जंक्शन से बाहर जा रही होंगी, लेकिन ये पक्का है कि इस जंक्शन से 3 करंट का आना जाना हो रहा होगा, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। इस रास्ते की करंट अगर देखूं, ये वाले रास्ते की, यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है 100 माइनस एक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, x माइनस 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। ये इस रास्ते की करंट हो गई। फॉर्मूला मैंने लगाया I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, ये आप ध्यान रखना कि प्लस माइनस के झगड़े में मत पड़ना, हाई टू लो के झगड़े में मत पड़ना, सीधा सीधा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस माइनस दिस कर देना आप सीधा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये वाली करंट आ गई। अब इस रास्ते की करंट क्या आएगी, अगेन x माइनस 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, ये हो गई। फिर बची ये वाले रास्ते की करंट, एक रास्ता हो गया, दूसरा रास्ता हो गया, तीसरा x माइनस जीरो यानी x अपॉन आर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके आप x फाइंड कर लीजिए। आई होप इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, है ना, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूं कि x की वैल्यू आपकी 40 वोल्ट आएगी, सॉल्व कर लेना। x आ गया। अब क्या करना है, अब आप यहां पे देखो, इस पॉइंट पे लेट अस फाइंड द करंट जो इस सर्किट में एंटर कर रही है, जो करंट या जो करंट बाहर निकल रही है उसको फाइंड करते हैं। तो यहां से कितनी करंट बाहर निकल रही होगी, ये वाली करंट, ये वाली करंट और ये वाली करंट, ये करंट यहां से बाहर आ रही होगी। तो इस करंट को कैसे फाइंड करना है, तो यहां पे मैं फिर से जंक्शन रूल लगा देता हूं। तो जंक्शन रूल आप लगा दो, यहाँ से कितनी करंट आ रही है I1, यहाँ से कितनी आ रही है I1, यहाँ से कितनी आ रही है I1, तो टोटल करंट कितनी बार जा रही होगी 3I1, यानी बैटरी से जो करंट आई वो कितनी है 3I1। तो मैं सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाता हूँ V इक्वल्स टू आई आर। टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितनी है 100, टोटल करंट सर बैटरी ने कितनी सप्लाई की 3I1। ये देखो यहाँ से 3I1 बाहर निकली तो यहाँ से 3I1 एंटर हुई होगी, तो बैटरी ने जो करंट सप्लाई की है वो है 3I1 और इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मान लो R इक्विवेलेंट जो आपको फाइंड करना है। अब बचा I1, तो I1 या तो इस ब्रांच की करंट है या इसकी, तो इस ब्रांच की ही ले लूँ। तो I1 कितना आएगा x माइनस 0 अपॉन आर, तो ये आएगा x माइनस 0 अपॉन आर इंटू 3, ये 3 और ये R इक्विवेलेंट, और x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 40, तो हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 40 अपॉन आर इंटू 3 और ये R इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, फिर से कितना मिलेगा 5R/6, ये आ जाएगा। एक मेथड ये भी है। इसी मेथड को इसी क्वेश्चन में एक और तरह से लगा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन आपको नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस बार यहाँ बताना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इससे पहले जो हमने किया था उसमें आपको यहाँ बताना था डायगोनल के अक्रॉस। अब ये डायगोनल के अक्रॉस नहीं है, अब ये कौन सा डायगोनल है, बेस का जो डायगोनल है इसका, ये जो बेस है, बेस के डायगोनल के अक्रॉस ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मेथड में वही यूज़ करने वाला हूँ। तो फिर से मैंने देखो 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, ये वाला एंड आप 0 पे मान लीजिए, ये वाला एंड आप 100 पे मान लीजिए, ठीक है। अब आप देखो सिमेट्री के हिसाब से अगर बात करूं, सिमेट्री अगर मैं देखूं यहाँ पे, है ना, सिमेट्री अगर देखूं मैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये वाला 0 पे हो गया, ये वाला 100 पे हो गया। अगर यहाँ पे आप डायगोनल ये इसको देखो, एक प्लेन आप इमेजिन करो, ये प्लेन अगर आप इमेजिन करो, ये प्लेन अगर बिल्कुल सेंटर में इमेजिन करूं, तो देखो इस प्लेन के अबाउट सिमेट्री है, इसके राइट में देखो और इसके लेफ्ट में देखो, एक जैसा है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं इस प्लेन को। अगर आप इमेजिन कर पा रहे तब आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल इसके डायगोनल के अलोंग क्यूब के मैंने ये प्लेन लिया है, ठीक है। ये देखिए इसकी बात कर रहा हूं,
और इस प्लेन के अबाउट ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, राइट वाला और लेफ्ट वाला। तो इन पॉइंट्स को अगर आप देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल सेंटर पे आ रहे हैं। ये वाला एंड आपका 0 पे है, ये वाला ये वाला एंड आपका 100 पे है और ये वाला 0 पे है। तो ये क्योंकि बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे है, तो यहाँ कितना होगा 50 वोल्ट, यहाँ कितना होगा 50 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा 50 वोल्ट और यहाँ भी कितना होगा 50 वोल्ट। 8 में से 6 पॉइंट हो गए, ये 100 पे हो गया, ये 0 पे हो गया और ये चारों 50 पे हो गए। अब बचा एक ये और एक ये। इस पॉइंट को x ले लेते हैं, तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था, ये 100 माइनस x हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जंक्शन रूल लगा दीजिए। जंक्शन रूल से आपका x आ जाएगा, जैसे आप यहीं पे लगा लीजिए, कहीं भी लगा लीजिए, आप यहाँ पे लगा लीजिए, वहाँ लगा लीजिए, जंक्शन रूल से आपको x मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर जंक्शन रूल लगाऊँ तो एक करंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस ब्रांच की करंट को मैं लिखूँगा x माइनस 50 अपॉन r। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था दिस माइनस दिस करते जाइए आप, ठीक है। तो x माइनस 50 अपॉन r, ये रेजिस्टेंस r है। फिर ये वाले ब्रांच की करंट देखूं तो ये फिर x माइनस 50 अपॉन r। फिर इस ब्रांच की करंट देखूं तो x माइनस 0 अपॉन r। और जंक्शन रूल ये कहता है कि इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करके आएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस 100, नीचे r गया तो यहाँ से x आ जाएगा 100/3 वोल्ट, ये x आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब आपकी जो करंट है इस जंक्शन पे या इस जंक्शन पे आपको टोटल करंट मिलने वाली है। इस जंक्शन से करंट एंटर कर रही है और इस जंक्शन से करंट बाहर निकल रही है। तो अब जो सेकंड स्टेप है वो इन दोनों में से किसी एक जंक्शन के लिए लगेगा। अगर मैं इस जंक्शन के लिए लगा दूं तो एक करंट इधर से आएगी, एक इधर से, एक इधर से। अब ये वाली करंट कितनी होगी जो इधर से आ रही है, ये होगी 50 माइनस 0 अपॉन r, 50 माइनस 0 अपॉन r। इनफैक्ट हाँ, ये वाली करंट कितनी होगी प्लस 50 माइनस 0 अपॉन r, ठीक है। तो हमको एक करंट ये मिल गई, एक करंट ये मिल गई, एक ये ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी x माइनस 0 अपॉन r। ये आ गया। इनफैक्ट हमको क्या करना था, टोटल करंट फाइंड करनी थी, है ना। तो एक करंट इधर से, एक करंट इधर से, एक करंट इधर से, टोटल करंट हमको फाइंड। तो हमने क्या करा कि एक करंट ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पहले लगाता हूँ कि आपको चाहिए R इक्विवेलेंट। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस में क्या लिख सकता हूँ कि नेट अप्लाइड वोल्टेज, जो आपने टोटल वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, डिवाइडेड बाई टोटल करंट, V अपॉन I विल गिव यू R इक्विवेलेंट। अब V कितना है, अप्लाइड वोल्टेज है आपकी 100। अब बची करंट, तो जैसे मैंने कहा आप इस जंक्शन की करंट निकाल लो, तो एक करंट इधर से आ रही होगी, एक इधर से आ रही होगी, एक इधर से आ रही होगी। ये वाली करंट कितनी होगी 50 माइनस 0 अपॉन r, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस r, यहाँ भी r। तो ये वाली करंट कितनी होगी 50 माइनस 0 अपॉन r, 50 माइनस 0 अपॉन r। ये वाले ब्रांच की करंट कितनी होगी 50 माइनस 0 अपॉन r। और इसी तरह से इस ब्रांच की करंट कितनी होगी x माइनस 0 अपॉन r। ये हो गया। और R इक्विवेलेंट आपको चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा जितना भी आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 ऊपर आ गया, नीचे आपका ये R LCM आ गया, 50 प्लस 50 100, और बचा x की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 100 माइनस बाई 3। इसको सॉल्व करिए, आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब इसका एक पार्ट पे आपको दे देता हूँ। देखिए हमने इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया यहाँ, फिर अभी हमने यहाँ भी कर लिया। अब मान लो आपसे इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कहते हैं P एंड Q, यहाँ पे आप कोशिश करिएगा करने की इसी मेथड से।
देखें कितना आता है। हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए फटाफट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ये मैंने लिया है, देखिए अनबैलेंस्ड बीट स्टोन है। अनबैलेंस्ड, बैलेंस वाला तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है, बीच वाला हटा दीजिए आराम से हो जाता है। अनबैलेंस्ड है, ये देखिए 5 10 10 5, 1:2 2:1, यानी रेशियो सेम नहीं है, लेकिन इसमें भी एक सिमेट्री है जिसको आप कहते हैं रिवर्स सिमेट्री। रिवर्स, ये देखिए 5 5 10 10 रिवर्स सिमेट्री है। इसका फायदा उठाएंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 100 वोल्ट की। फिर से ये आपने 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। ये वाला एंड आप 0 पे ले लीजिए, ये वाला आप 100 पे ले लीजिए। अब बचा एक पॉइंट, ये यहाँ पे मान लो x ले लो, तो ये पॉइंट आपका 100 माइनस x आ जाएगा। रीज़न क्या है कि जब यहाँ से करंट जाएगी, मान लो इसमें से I1 करंट जाती है इधर और I2 इधर आती है, तो जब यहाँ से करंट बाहर आ रही होगी तो यहाँ से I2 आ रही होगी और यहाँ से I1 ही आ रही होगी, ताकि I करंट यहाँ से वापस आ जाए। ठीक है, अब आप देख लो, यहाँ पे आप देखो, अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट मान लो C है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना? अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल C पॉइंट पे V मान लूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि 100 माइनस x आया कैसे, ये समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल V और इस पॉइंट का कितना 100, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 100 माइनस V, और ये होगा कितना, ये होगा I2 इंटू 10। कौन सा फॉर्मूला लगाया, V इक्वल्स टू IR। फिर बता देता हूँ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 100 माइनस V, ये वाला पॉइंट 100 पे, ये वाला V पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस V। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस फॉर्मूले से फाइंड करूँ तो I इंटू R, तो कितनी करंट है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 10। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इसका x, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस 0, और ये है कितना I2 इंटू 10 है, यानी ये और ये सेम, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस वी इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से v इक्वल टू आएगा 100 माइनस एक्स। तो ये देखो ये पोटेंशियल आपका 100 माइनस एक्स आ गया। बस अब आप जंक्शन रूल लगा दो, यहाँ पे लगा देता हूँ जंक्शन रूल। तो ये करंट कितनी होगी, x माइनस 100 अपॉन 5, x माइनस 100 अपॉन 5, ये करंट हो गई। कौन सा फॉर्मूला लगा, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये फॉर्मूला लगा। तो ये पोटेंशियल x, ये 100, तो कितना आया x माइनस 100 डिवाइडेड बाई r, ये हो गया प्लस ये वाली करंट कितनी होगी x माइनस दिस, x माइनस 100 माइनस x डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है 6, प्लस ये करंट कितनी होगी x माइनस 0 अपॉन 10, x माइनस 0 अपॉन 10 इक्वल टू 0, क्योंकि जंक्शन रूल कहता है कि किसी जंक्शन की टोटल करंट का सम कितना है 0। तो एक करंट ये थी इस ब्रांच की, एक करंट इस ब्रांच की, एक करंट इस ब्रांच की, तीनों का सम कितना हो गया 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो एलसीएम आपका आएगा कितना 30 का मतलब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6x माइनस 600, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 500 प्लस 500x, नॉट 500x, 5x, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया देखो 5x माइनस 500 माइनस माइनस प्लस 5x, ये आ गया। फिर आया आपका प्लस यहाँ कितना x आ गया इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 5x प्लस 5x प्लस x, तो ये आ रहा है 10 और 17x आ रहा है। माइनस 500 माइनस 600 ये हो गया माइनस 1100, तो ये हो गया 1100। तो x की वैल्यू आ गई 1100। आई होप मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे एक्सक्यूज़ दे दीजिएगा और आप सही से कर लीजिएगा, मेथड समझा दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1100/7। अब आप लगा लीजिए, अगर आपको R इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या होगा, बैटरी से जो वोल्टेज सप्लाई हुई वो, और बैटरी से जो करंट टोटल करंट सप्लाई हुई वो। तो बैटरी से कितनी वोल्टेज सप्लाई हुई 100, और बैटरी से जो करंट सप्लाई हुई उसके लिए आप या तो ये वाला जंक्शन ले लो या ये वाला जंक्शन ले लो, क्योंकि इन्हीं दो जंक्शन पे टोटल करंट आएगी। यहाँ से इस जंक्शन से टोटल करंट एंटर करेगी और इस जंक्शन से बाहर आएगी। तो आप या तो यहाँ लगा लीजिए या यहाँ लगा लीजिए, मैं यहाँ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे एक करंट इधर से आ रही होगी और एक इधर से आ रही होगी। तो ये वाली करंट कितनी आ रही होगी,
x माइनस 0/10 ये वाली, और ये कितनी आ रही होगी, ये आ रही होगी 100 माइनस x अपॉन 5, जिसमें से x की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। x की वैल्यू यहाँ रखिए, आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इस मेथड से भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कई सर्किट्स में फाइंड कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है, और जो क्वेरीज होंगी उनको आप कमेंट में लिख के भेजिए मेरे को, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करके आपको जल्दी से जल्दी बताने की। वीडियोस देखते रहिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, ठीक है। उसमें मैं कौन सा टॉपिक कवर करूंगा वो अभी सीक्रेट मान के चलिए, बट वेरी सून यू विल रिसीव अनदर वीडियो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।